आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पर। कल मैंने आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड किया था, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। बताइए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन से 2 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। जल्दी से कमेंट करिए, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। कौन कौन से मेथड्स हमने पढ़े थे? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। इसके अलावा मैं प्रोबेबिलिटी को रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम भी कह सकती हूं, है ना? ठीक है। हाय दीपिका, हाय, गुड इवनिंग। सो ये 2 चीजें मैंने आपको क्लास में कराई थी। यस दीपिका, यस, मैंने देखा कि आप अभी ही ज्वाइन हुए हैं। ओके, ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लास में करवाई थी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कुछ मेथड्स थे, नॉन प्रोबेबिलिटी में कुछ मेथड्स थे। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी होती है आपकी क्वांटिटेटिव, याद है आपको? जिन बच्चों ने रिवीजन किया है उन्हें पता होगा। और नॉन प्रोबेबिलिटी होती है आपकी क्वालिटेटिव। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड। ओके, ये चीजें मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी करवा दी हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको करानी बाकी हैं, और वो चीजें करने के लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। कल आपको वो क्लास मिल जाएगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, 2 चीजें होती हैं। अगर आप पॉपुलेशन का सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन का वो जो वैल्यू होती है, जो सैंपल को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम कहते हैं पैरामीटर। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर सैंपल की एक वैल्यू होती है जो सैंपल को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। बस ये 2 टर्म आज की डेट में आप याद कर लीजिए, और इसके पीछे क्या चीजें हैं, क्या एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको डिटेल क्लास में करवाऊंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ राजेश ने आंसर दिया है, बाकियों को नहीं पता है कि कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं। बाकियों ने नहीं पढ़ा है क्या? ये बहुत गलत है। इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? वेरी गुड राजेश। हाँ, अभी उस चीज में मत जाइए राजेश, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक में मत जाइए, वो हम बाद में करेंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, उस पे मत जाइए अभी। ये इमेज देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। ओके हरेंद्र, अभी आपने वो क्लास नहीं देखी, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग टेक्निक्स में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड आते हैं। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, एरिया है, मल्टी स्टेज है। नॉन प्रोबेबिलिटी में जजमेंट है, कन्वीनियंस है, कोटा है, पैनल है और स्नोबॉल है। ये चीज मैंने आपको क्लास में डिटेल में कराई हुई है, और आज हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बता दीजिए, वॉइस में कोई इशू तो नहीं हो रहा है ना? बच्चे कह रहे थे कि मैम रिकॉर्डेड क्लासेस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैंने सेटिंग्स को थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करी है, और अपना रिकॉर्डेड सेशन खुद भी सुना है। सो मुझे कोई भी वॉइस में इशू नहीं लगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो प्लीज आप ऐप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ओके, तो आई होप ऑडियो में कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू आ रहा है अभी भी, तो एक बार कमेंट कर दीजिए। नो इशू, ओके नेहा। सो देखो, अभी सिर्फ इस इमेज को उतना समझो जितना मैं आपको बता रही हूं। पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है, और सैंपल का जो मीन होता है उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। बस ये 2 चीज याद रखना। ओके हरेंद्र, बस ये 2 चीज याद रखना, ठीक है। इसकी डिटेल आपको क्लास में मिलेगी, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। इसके बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा इस कंसेप्ट के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी क्लास विद क्वेश्चंस। अभी तक हमने कंसेप्ट के बारे में बात करी और थोड़ी सी कोर्स डिटेल के बारे में बात करी थी, ठीक है।
स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आ जाइए फटाफट से, बाकी जो बच्चे रह गए हैं अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए और आंसर कीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को। सैंपल इज रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ, सैंपल किसका सबसेट होता है? ये हमारा सैंपल है, ये हमारा क्या है जिसका ये पार्ट होता है। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, इसमें से मैंने एक सबसेट ले लिया, वो स्टूडेंट्स जो यूकेपीएससी एएसओ एग्जाम देंगे। भाई जरूरी तो नहीं है ना जिन सबकी कॉमर्स है वो सारे के सारे बच्चे एग्जाम दें, कुछ ही बच्चे एग्जाम देंगे, है ना, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या चीज है जिसमें से मैंने एक सबसेट निकाला जिसे हम सैंपल कहते हैं। वेरी गुड, सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर सरिता ने, देन साहिल, राजेश, नेहा, वेरी गुड। क्या कहते हैं इसको हम? इसे कहते हैं हम अपनी पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है सैंपल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड नेहा, राजेश, साहिल, सरिता, दीपिका। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following refers to a method of sampling in which a core group of participants who are initially sampled for a research study recruit or recommend other potential participants? ऐसी कौन सा सैम्पलिंग मेथड है जिसमें सबसे पहले कुछ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को चूज किया जाता है एज अ सैंपल, देन उसके बाद ये लोग बाकी लोगों को रिक्रूट करते हैं। सबसे पहले हमने एक सैंपल लिया और वो सैंपल बाकी लोगों को रिक्रूट करता है, इसे हम कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा नमूना लेने की एक विधि को संदर्भित करता है जिसमें प्रतिभागियों का एक कोर समूह जो शुरू में एक शोध अध्ययन के लिए नमूना लिया जाता है, भर्ती या अन्य संभावित प्रतिभागियों की सिफारिश करता है, यानी कि उनको रेफर करता है। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। साहिल आपका आंसर गलत है और प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर किया कीजिए क्लास में, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर किया कीजिए क्लास में, और एट द एंड आपको मुझे बताना है 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस को स्कोर किया। ओके, वेरी गुड, सोच के आंसर दीजिए। मैंने क्या कहा, ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पर? अब आगे ये लोग बाकी दो को रेफर करेंगे, ये कौन से टाइप की सैम्पलिंग है? मैंने कल ही आपको क्लास में बताया है, डायग्राम भी वहां पर यूज किया था, बनाकर भी दिखाया था, एग्जाम्पल भी दिया था जय हो मूवी का। अभी तक मुझे किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया है। अब देखो, क्लास नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली गलत आंसर ही आएगा आप लोगों का, क्लास पढ़ी होती तो गलत आंसर नहीं आता। ठीक है, ये है आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसको हम रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं, जिसको हम नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सुना है ना आपने? जय हो मूवी देखी है ना? जय हो मूवी देखी होगी। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो थैंक यू मत बोलिए, आगे 3 लोगों की हेल्प कीजिए, है ना? तो ऐसी सैम्पलिंग को क्या कहते हैं? ऐसी सैम्पलिंग को हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं, या फिर रेफरल या फिर नेटवर्क सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, सो ध्यान दीजिए, आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है जिसकी वजह से यहां पर आप क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से कौन सा उसका बेनिफिट है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है? ऐसी सैम्पलिंग जिसमें आप रैंडमली सैंपल्स को ले रहे हैं, यानी कि सभी के इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के, इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड।
बताइए कौन सा इनमें से बेनिफिट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का? गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग। देखो जहां पर ये ऑलवेज या फिर ओनली ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, वहां पर मेजॉरिटी केसेस में वो ऑप्शन गलत होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। रिजल्ट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव। क्या ऐसा जरूरी है कि रिप्रेजेंटेटिव जो रिजल्ट्स निकल के आए वो रिप्रेजेंटेटिव को मैच करें? हमेशा जरूरी नहीं है। इंटरव्यूअर्स कैन चूज रिस्पोंडेंट्स फ्रीली। इंटरव्यूअर्स फ्रीली रिस्पोंडेंट को चूज कर सकते हैं, फ्रीली नहीं, वो रैंडमली चूज करेंगे। इन्फॉर्मेंट्स कैन रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। वो पार्टिसिपेट करने के लिए रिफ्यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि हम उनको रैंडमली पिक कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कौन सा सैंपल आएगा। वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। क्या हम अपने रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का बेनिफिट है। इक्वल चांस है तो जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं उसकी हम एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलवेज ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज वर्ड यहाँ पे लिखा था जिसकी वजह से ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और यहां पर सबसे पहले ओके अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है। यस रोहित, ये पेपर 1 की क्लास है। एज वेल एज अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको यूनिट नंबर 8 में भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 की क्लास है, साथ ही साथ कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आप इसको यूनिट नंबर 8 जो स्टैटिस्टिक्स का है उसके लिए भी बिल्कुल रेलेवेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, आर और एक स्टेटमेंट दिया है एस। पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में बांटते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे पॉपुलेशन को आप इजीली ग्रुप्स में बांटते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल। एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप के अंदर विद इन ग्रुप हेट्रोजीनियस होते हैं। मैंने आपको इसके फीचर्स में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, होमोजीनियस विद इन, हेट्रोजीनियस आउटसाइड। यस सरिता, डेफिनेटली DSSB स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि वहां पर भी आपके स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए ये स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, भले ही थंबनेल पे लिखा है UKPSC ASO, बट ये भी ध्यान रखिएगा कि वहां पे स्टैटिस्टिक्स भी लिखा है। जिस भी एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स आती है सब जगह पर ये क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके। बताओ क्या स्टेटमेंट एस सही लिखा है? विद इन में हेट्रोजीनियस आएगा? आनंद ये तुक्का वगैरह मत करो, पढ़कर आओ, डेली नहीं होगा ऐसा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़कर ही आना पड़ेगा, ये गलत बात है। तुक्का नहीं मारो, मैंने आंसर सामने लिखा है फिर भी तुक्का लगाना पड़ रहा है आपको, दिस इज रॉन्ग। ओके, राजेश का करेक्ट आंसर आ गया, सरिता का करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड। स्टेटमेंट आर तो हमारा करेक्ट है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब होता है जहां पर आप पॉपुलेशन को ग्रुप्स में बांटते हैं, फिर आप उन ग्रुप से कुछ कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का फीचर होता है कि जो विद इन ग्रुप्स आपके जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं सेम नेचर के, यानी कि होमोजीनियस। बट जो ग्रुप्स होते हैं बिटवीन द ग्रुप्स जो रिलेशन होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। यहां पर दूसरा टर्म आप यूज कर सकते हैं बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है। सो यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर विद इन के लिए वर्ड क्या होना चाहिए था? यहां पर
होमोजीनियस होना चाहिए था और लिखा हेट्रोजीनियस है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट आर तो करेक्ट है हमारा, बट स्टेटमेंट एस रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। वेरी गुड। हाय चंद्रा, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। इसी से मिलता जुलता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। मैंने आपको क्लास में करवाया है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग से कैसे डिफरेंट है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक टाइप की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जहां पर पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में बांटते हो। अभी आपने ये लाइन पिछले क्वेश्चन में भी देखी। हाँ जी। दूसरी लाइन कहती है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो सैंपल सेलेक्ट होते हैं वो हर एक स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब क्या है, हर एक ग्रुप से सेलेक्ट होते हैं। सो ऐसी कुछ इमेज आपने देखी थी, पॉपुलेशन, फिर उसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, याद है क्लास में एक ऐसी इमेज देखी थी हमने, फिर एक फाइनल सैंपल निकल के आया था जिसमें कुछ ग्रुप 1 के एलिमेंट थे और कुछ ग्रुप 2 के एलिमेंट थे। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम ग्रुप्स बनाते हैं, यस। क्या हम इन ग्रुप से कुछ सैंपल्स निकालते हैं, यस। तो क्या दोनों स्टेटमेंट में कुछ गलत लग रहा है, नहीं। क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल। क्या दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यस। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Both true with the correct explanation. Very good. So आनंद, हाँ आनंद आपका फिर से थोड़ा गलत है। वेरी गुड राजीव, सॉरी राजेश, सरिता, रोहित, वेरी गुड। देखिए आपको इन क्वेश्चंस का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आप साथ ही साथ डिटेल्ड क्लासेस को भी फॉलो करेंगे। अगर आप डिटेल्ड क्लासेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितना दोनों चीजों को कंबाइन करके मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द सैम्पलिंग एरर। मुझे बताओ, सैंपल साइज को अगर हम बढ़ाते हैं उतना कम हमारा सैंपल एरर होता है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों से पूछा, जो बच्चे खुद ही नालायक थे उन्हीं लोगों से पूछा और उसके बेस पर एक जजमेंट बना लिया, तो वो जजमेंट एक एरर बन जाएगा। बट अगर प्रिंसिपल डिपार्टमेंट के बारे में सारे स्टूडेंट से पूछेगा तो उसके जो रिजल्ट होगा उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो सैंपल साइज ज़्यादा होता है तो सैंपल एरर कम होता है। अगर सैंपल साइज कम होता है तो सैंपल एरर ज़्यादा होता है। तो सैंपल साइज और सैंपल एरर में कोई कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। दूसरी चीज, एक और चीज होती है, सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा उतना हमारा एक्यूरेसी आएगी और जितना कम सैंपल साइज होगा उतनी हमारी एक्यूरेसी कम होगी। ये दोनों रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। तो सैंपल साइज को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो सैम्पलिंग पे क्या असर होगा, सैंपल साइज को इंक्रीज कर दिया जाए तो सैम्पलिंग एरर पे क्या असर होगा, सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है सरिता का, देन रोहित, देन युद्धवीर, आनंद, हरेंद्र और चंद्रा। वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंक्रीज कब होगा, सेम सैंपल साइज और एक्यूरेसी की बात होगी। अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब सैंपल साइज और सैंपल एरर की बात होगी। ठीक है। क्वेश्चन 7, वेरी गुड दीपिका। दीपिका थोड़ा सा, अच्छा हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ मुझे लगा आपने जस्ट ज्वाइन किया, दीपिका तो पहले से आ गई थी। ओके। क्वेश्चन 7, ढंग से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यहां पर,
ये वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, देन रैंडमली सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच ग्रुप। 2 इंडिविजुअल्स यहां से ले लिए, 3 इंडिविजुअल्स यहां से ले लिए और एक सैंपल बनाया यहां पर ऐसे, है ना। सो ये कौन सी टाइप की सैम्पलिंग है? नो नीड टू बी सॉरी राजेश, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझ गई कि आप कहां पे कंफ्यूज हुए थे। आई होप अब आपको क्लियर रहेगा। सरिता का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए। कोई बात नहीं राजेश। कौन सी सैम्पलिंग है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये जो ग्रुप्स बनते हैं ना, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटास या फिर स्ट्रेटम, ठीक है। वेरी गुड आनंद, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following sampling techniques involves selecting individuals who are readily available without any consideration for their representativeness of larger population? हम ऐसे लोगों से जाकर अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो रेडिली अवेलेबल हैं। मतलब अगर मुझे देखना है कि कौन से ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा मार्केट में कंज्यूम होती है, सो इस चीज का पता करने के लिए मैं क्या कर रही हूं, मैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जाकर पूछ रही हूं कि भाई तुम कौन सी कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हो, और इसके बेसिस पर मैं रिजल्ट निकाल रही हूं। तो ये कौन से टाइप की सैम्पलिंग है जिसमें मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जो मुझे बहुत इजी लगा करना, उसके अकॉर्डिंग मैंने सैंपल्स इकट्ठा किए। ये कौन सी टाइप की सैम्पलिंग है? वेरी गुड, क्या बात है आनंद, लगता है अब आप थोड़ा फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन ये आंसर थोड़ा सा गलत हो गया आपका। अभी तो मैंने बताया कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है। कहां पर यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप्स है, मुझे बताओ। कहीं पर भी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ग्रुप? कहीं पर बोला उसने कि डिवाइड द पॉपुलेशन? ओके राजेश, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड चंद्रा, सरिता। ये कौन सी टाइप की सैम्पलिंग है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे पास में ये डेटा लग रहा है तो चलो यहां से डेटा इकट्ठा कर लिया जाए। दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन 9, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल मीन, और पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन मीन। में अगर डिफरेंस आए मतलब मैंने पॉपुलेशन का कुछ मीन निकाला और वो जो मेरा मीन आया है वो सैंपल अलग आ रहा है, सैंपल के मीन से अलग आ रहा है, तो इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वेरी गुड आनंद, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने वाला था, है ना। सो जब भी पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जो मीन है उनके बीच अगर गैप आ जाए, इसका मतलब कोई ना कोई एरर यहां पर हुआ है, और ऐसे एरर को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। पॉपुलेशन तो अपने आप में करेक्ट ही होगी, जो गलती हमसे हुई होगी वो सैंपल लेते टाइम हुई होगी, इसीलिए इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, ठीक है, सैम्पलिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 10, अ सैम्पलिंग टेक्निक इनिशियली, तो समझ के आंसर देना, इनिशियली सैंपल्ड रिस्पोंडेंट कॉन्टैक्ट एंड रिक्रूट अदर्स। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया, रिक्रूट अदर्स, दूसरों को रिक्रूट करना। पहले हमने एक को सेलेक्ट किया, फिर वो बाकियों को रिक्रूट कर रहा है, फिर ये लोग भी आगे किसी को रिक्रूट कर रहे हैं। ये कौन सी टाइप की सैम्पलिंग है?
और मुझे कमेंट सेक्शन में आपको नाम भी बताने हैं, अदर नेम्स भी बताने हैं उस सैम्पलिंग के, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताए। वेरी गुड सरिता, वेरी गुड। बाकी नेम भी बताओ, और क्या कहते हैं हम इस सैम्पलिंग को? वेरी गुड आनंद, बहुत बढ़िया। स्नोबॉल सैम्पलिंग के बाकी क्या नाम है? रेफरल सैम्पलिंग और नेटवर्क सैम्पलिंग। आनंद, स्नोबॉल के दूसरे नाम बताने हैं। स्नोबॉल तो यहाँ पर लिखा हुआ है। वेरी गुड राजेश। अरे स्नोबॉल सैम्पलिंग तो लिखा हुआ है, बाकी नेम बताने हैं। रेफरल सैम्पलिंग, हाँ वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया, ये तो हम भूल ही गए। इसको चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं, ये भी तो लिखना है हमें। बाकी बच्चे भी लिखो, रेफरल, नेटवर्क और चेन सैम्पलिंग। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, इन द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ रैंडम सैंपल, अगर आपको एक रैंडम सैंपल चूज करना है, आपको रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, सो आप किस प्रोसेस में, किस ऑर्डर में वो तरीका अपनाएंगे? क्या तरीका होगा, क्या ऑर्डर होगा, पहला क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, फिर लास्ट क्या स्टेप होगा, ये आपको मुझे बताना है। शांति से आराम से पढ़िए। थोड़ा फॉन्ट मुझे यहाँ पे छोटा करना पड़ा बिकॉज हिंदी इंग्लिश साथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, और अगर मैं डिफरेंट स्लाइड पे करती तो आपको दिक्कत होती हिंदी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने में। ठीक है, बहुत जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बस आपको जो चीजें स्टेप्स में क्लियर नहीं है उसको एलिमिनेट करना है। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टारगेट पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे पॉपुलेशन, फिर उस पॉपुलेशन से हम लेंगे सैंपल साइज। यस, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड राजेश। पॉपुलेशन से सैंपल साइज लेंगे और फिर हम उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ करेंगे, है ना? वेरी गुड चंद्रा, वेरी गुड सरिता। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टारगेट पॉपुलेशन, फिर सैंपल साइज, फिर सारे यूनिट्स को लेंगे जो टारगेट पॉपुलेशन में से हम चूज कर रहे हैं, दैट इज सैम्पलिंग फ्रेम, और फिर हम उसमें से रैंडमली सैंपल्स को लेंगे। यही हमारा स्टेप होगा। अब सबसे पहले यहां पर लिख दिया डिसाइडिंग सैंपल साइज, तो ये गलत है। यहां पर लिख दिया कि पहले आप यूनिट्स सेलेक्ट कर लो, उसकी लिस्ट बना लो, दिस इज रॉन्ग। और यहां पर लास्ट स्टेप को पहले लिख दिया कि रैंडमाइजेशन करके सैंपल्स ड्रॉ कर लो, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, या फिर मैं कहूं नॉन रैंडम सैम्पलिंग है? इनमें से कौन सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग को चूज कीजिए। ऑप्शंस यहां पर गिवन है आपको।
बताइए इनमें से कौन सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है? सिंपल रैंडम, ये कौन सा मेथड है? ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। डायमेंशनल, डायमेंशनल एक तरीके की एक्सटेंडेड वर्जन होता है कोटा का, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोटा। कोटा सैम्पलिंग में हम एक वेरिएबल के बेस पर अपना डेटा सेलेक्ट करते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन में हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स की लिमिट लगा देते हैं और उसको बेस बनाकर अपना डेटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है? ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, है ना। स्नोबॉल कैसी हो गई? प्रोबेबिलिटी। क्लस्टर हो गई प्रोबेबिलिटी। कोटा कैसी हो गई? कोटा कौन सी सैम्पलिंग है? नॉन प्रोबेबिलिटी ना, जैसे डायमेंशनल है वैसे कोटा है। स्ट्रेटिफाइड कौन सी है? प्रोबेबिलिटी। सो हमारा आंसर क्या बनेगा नॉन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? डायमेंशनल, कोटा और नॉन प्रोबेबिलिटी में, अच्छा ओके सॉरी सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, ये एन आएगा, हाँ, और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो आंसर क्या बनेगा? 2, 3 और 5, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड दीपिका, रोहित, राजेश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A college principal conduct an ethnographic probe into the problems faced by tribal students। जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं, जो आदिवासी छात्र होते हैं हमारे, उनके एथनोग्राफिक रिसर्च पर काम करना चाहते हैं कॉलेज प्रिंसिपल। एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब होता है कल्चरल, उनके कल्चरल चीजों पर स्टडी करना चाहते हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स के कल्चर को लेकर स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे उनको प्रॉब्लम हो रही है। इस मेथड को हम क्या कहेंगे? कौन सी सैम्पलिंग हम इसमें इस्तेमाल करेंगे? जिसमें हम एक ग्रुप ले रहे हैं, पूरा का पूरा एक ग्रुप ले रहे हैं, किसका? ट्राइबल स्टूडेंट्स का, जिनको प्रॉब्लम हो रही है। और जब हम किसी के कल्चर की स्टडी करते हैं उसे एथनोग्राफिक कहा जाता है। ट्राइबल स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंप्लीट ग्रुप है, हमने उस पूरे ग्रुप को ले लिया। तो जब हम पूरे ग्रुप को ले लेते हैं वो कौन सी सैम्पलिंग कहलाती है? वेरी गुड आनंद, वेरी गुड। सो यहाँ पर आनंद बाजी मार गए, है ना, और आनंद ने सबसे पहले आंसर किया है। वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड। हमने पूरे ग्रुप को ले लिया, पूरे क्लस्टर को ले लिया, इसे हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। मैंने कल भी बताया था स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में डिफरेंस। स्ट्रेटिफाइड इंडिविजुअल यूनिट्स को लेता है, क्लस्टर में आप पूरे ग्रुप को लेते हो। और क्लस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? हेट्रोजीनियस विद इन और होमोजीनियस बिटवीन द ग्रुप्स, है ना। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14, व्हेन अ सैंपल इज चोजन बिकॉज इट इज अवेलेबल टू द रिसर्चर। जब एक रिसर्चर सैंपल को चूज करता है क्योंकि वो उसके पास अवेलेबल था, ऐसी सैंपलिंग को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के मैंने नाम बताए थे, कुछ याद है किसी को? कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बाकी नेम बताए थे। सही लिखा है मैंने? कुछ देखा देखा लग रहा है? आनंद जी ने बी बोला, हाँ तो आंसर बी है ना। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बी बोला था क्या? प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर तो डी है आनंद।
सॉरी, हाँ इसका आंसर तो सी है, मुझे लगा आपने इस क्वेश्चन की बात की है। ओके, मैंने गलत रीड कर लिया। ओहो, आनंद को थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे शाबाशी मिल गई है ना, कोई बात नहीं, हम आनंद के मार्क्स काटेंगे। गलत आंसर किया आनंद ने, हम उनके मार्क्स काटेंगे। ओके, सही लिखा है मैंने। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को चंक सैम्पलिंग, हैप है। ओके रोहित, ग्रैब सैम्पलिंग भी कहते हैं, ये मैंने आपसे ही सुना, ग्रैब सैम्पलिंग। हाँ, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रोहित। बस रोहित इतने बहुत हैं। अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, ओके ये मैंने पहली बार सुना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से आपको पता है, गुड, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव, वेरी गुड। क्वेश्चन 15, सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी कैटेगरी में आती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी कैटेगरी में आती है? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में करवाया था। ओके राजेश, ओके, यस यस, समझ आ गया मुझे। वेरी गुड सरिता। अच्छा, आप लोग ना ऐसे आंसर करने में डरा मत करो। मैंने नोटिस किया है कि जब आप लोगों को किसी चीज का आंसर नहीं आता ना, तो आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास में। सो ये गलती कभी नहीं करनी है। जब तक आप टाइप नहीं करोगे यहाँ पर, जब तक आप गलती नहीं करोगे एक बार के लिए, तो आप नहीं सीखोगे उस कंसेप्ट को। तो डरा मत कीजिए, आंसर किया कीजिए, ठीक है। वेरी गुड सरिता, आनंद, दीपिका, रोहित, स्नोबॉल हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एनपीएस। वेरी गुड वेरी गुड। नेशनल पेंशन स्कीम, आनंद। क्वेश्चन 16, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल यूजिंग, किस चीज का इस्तेमाल करके हम अपना सैंपल यहां पर सेलेक्ट करते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम क्या बना रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है अपने आप में बताइए। ये देखो कितना खूबसूरत डायग्राम मैंने बनाया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अंगूर बना दिए मैंने ये, पर अंगूर कम लग रहे हैं और ये बहुत ही अजीब लग रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, आंसर करेगा यहाँ पर। वेरी गुड। ओके, सो दीपिका ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दे दिया है। वेरी गुड वेरी गुड आनंद, बहुत बढ़िया। वेरी गुड दीपिका, यस। चंद्रा, वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? ये है आपके नेटवर्क्स। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं यूजिंग नेटवर्क्स, ठीक है। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन 17, फिश बॉल, द फिश बॉल ड्रॉ इज अ मेथड ऑफ ड्रॉइंग अ या फिर एन। फिश बॉल सैम्पलिंग, ये एग्जाम्पल्स हैं एक सैम्पलिंग के। फिश बॉल हो गया, लॉटरी हो गया, फिश बॉल हो गया या फिर लॉटरी हो गया। ये एग्जाम्पल है किस टाइप ऑफ सैम्पलिंग के? हाँ जी राजेश, नेटवर्क सैम्पलिंग को चेन सैम्पलिंग भी कहा जाता है। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक के आंसर है ये? नहीं आनंद। फिश बॉल, लॉटरी, लॉटरी में आपको क्या लगता है आनंद? लॉटरी में नॉन रैंडम कैसे आएगा मुझे बताओ। तो लॉजिक तो लगाओ, क्या मतलब पढ़कर भी नहीं आए हो ना, फिर भी बता देगा। लॉटरी, लॉटरी किसका एग्जाम्पल हो सकता है? रैंडम सैम्पलिंग का ही होगा ना। रैंडमली निकलता है कोई पर्सन जो जीत जाता है लॉटरी, फिर क्यों ऐसी गलती कर रहे हो आप?
मजा आ रहा है? गलती करने में मजा आ रहा है? वेरी गुड। रोहित, सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया सरिता ने, देन दीपिका, रोहित, चंद्रा सेम मिस्टेक आपने भी करी है, राजेश, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये रैंडम सैम्पलिंग है। मैंने आपको क्लास में भी एग्जाम्पल कराया है, लॉटरी मेथड मैंने बताया वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन 18। कोई बात नहीं आनंद, जॉब से भी आ रहे हो तो लॉटरी लॉटरी में नॉन रैंडम कहाँ से आएगा, तो लॉजिक लगाओ, ठीक है। यही टाइम है, यही टाइम है मेहनत का, है ना। हमेशा अटेंटिव रहना अपने एग्जाम को लेकर। अगर आप हमेशा अपने एग्जाम को लेकर अटेंटिव रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो, ठीक है। रास्ते से क्लास ले रहे हो, ओके वेरी गुड, ग्रेट। क्वेश्चन 18, हाँ तो ऐसे ही डेडिकेशन रखनी है, ठीक है। और दोबारा से इस पूरी क्लास को देखिएगा, अपनी गलती समझिएगा, ताकि आपको दोबारा कभी भी सेम टॉपिक पर गलती ना हो पाए, है ना। Which of the following sampling method is based on probability? ओके आनंद, ओके। Which of the following sampling methods is based on probability? कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है? देखो, जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी। स्ट्रेटिफाइड क्या है? प्रोबेबिलिटी। कोटा क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी। कन्वीनियंस क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी। हमसे क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी। क्या है हमारा आंसर? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन बी, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 करने से पहले मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहती हूं, पहली वाली जो हमने पढ़ी थी। मैंने यहां पर बताया है कि प्रोबेबिलिटी को क्वांटिटेटिव कहा जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी को क्वालिटेटिव कहा जाता है। सो आंसर करने से पहले एक बार इसको ध्यान दो, एक बार देखो, फिर आंसर करना। प्रोबेबिलिटी क्वांटिटेटिव, नॉन प्रोबेबिलिटी क्वालिटेटिव, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्या पूछा? क्वांटिटेटिव। क्या पूछा? क्वांटिटेटिव। तो किसकी बात कर रहा होगा ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है या नॉन प्रोबेबिलिटी के? पहले मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव लिखा है तो ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है या नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है? वेरी गुड सरिता, वेरी गुड। सरिता ने सबसे पहले यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर दे दिया है। डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन बी। किसकी बात कर रहा है ये? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ना, रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहा है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें चूज करनी है। वेरी गुड चंद्रा, वेरी गुड आनंद। सो सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी है, यस। स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी है, यस। नॉन प्रोबेबिलिटी कोटा, नॉन प्रोबेबिलिटी। स्नोबॉल, नॉन प्रोबेबिलिटी। सिस्टमैटिक, प्रोबेबिलिटी, है ना। सो प्रोबेबिलिटी वाली कौन कौन सी सैम्पलिंग आई हमारे पास? ऑप्शन ए आया, ऑप्शन बी आया और ऑप्शन ई आया, और ये कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं अभी वाली क्लास में, है ना। सो स्ट्रेटिफाइड सैंपल में विद इन में क्या होता है और बिटवीन द ग्रुप्स क्या होता है, ये आपको बताना है।
वेरी गुड आनंद। आनंद आप 19 का शायद ABE कहना चाह रहे हैं। वेरी गुड, चंद्रा ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया। अरे सरिता, ये कहाँ पढ़ा हमने? ये तो कहीं पर भी नहीं पढ़ा। जब हम कह रहे हैं होमोजीनियस विद इन हेट्रोजीनियस बिटवीन, ये बात कर रहा है किसकी? स्ट्रेटिफाइड की। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, होमो बिटवीन हेट्रो विद इन, सो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी क्लस्टर, है ना। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग विद इन कैसी होती है? होमोजीनियस। और बिटवीन द ग्रुप्स कैसी होती है? हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। मैंने आज ही की क्लास में 2-3 बार इसको बताया। वेरी गुड। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है सभी को? विद क्वेश्चन नंबर 1, सैम्पलिंग फ्रेम इन सैम्पलिंग थ्योरी इज। मैंने आप लोगों को बताया था सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। सबसे पहले पॉपुलेशन होती है, फिर पॉपुलेशन में से हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन में से हम एरिया सेलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, और फिर उसमें से हम ड्रॉ करते हैं सैंपल्स, है ना। उसमें से हम क्या ड्रॉ करते हैं? सैंपल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप रिवीजन नहीं करके आएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन के आंसर आप गलत देंगे। अगर रिवीजन करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, है ना। ओके, वेरी गुड। सरिता का आंसर आ चुका है। सरिता, राजेश, आप दोनों ने जो आंसर किया है वो गलत है। मैंने अभी अभी बोला पॉपुलेशन का पार्ट, मैंने अभी बोला पॉपुलेशन का पार्ट, और मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग फ्रेम करवाया, वहां पर भी प्रॉपर यही लाइन लिखी हुई है कि सैम्पलिंग फ्रेम जो क्या है, फ्रेम है वो पॉपुलेशन से जो हम यूनिट्स लेते हैं उसकी लिस्ट है। पॉपुलेशन से जो यूनिट्स लेते हैं उसकी लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। वेरी गुड चंद्रा, वेरी गुड हरेंद्र, ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर रिवीजन की कमी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है आप लोगों में। आप लोग बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं कंसेप्ट, है ना। प्लीज एक बार रिवीजन कीजिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से कीजिए प्लीज। ये एग्जाम्पल है आपका, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आपने थोड़ा सा पार्ट लिया, दैट इज सैम्पलिंग फ्रेम, और उसमें से आपने कुछ सैंपल्स ड्रॉ किए। तो पॉपुलेशन की से आपने जो लिस्ट ऑफ यूनिट्स बनाई है उन्हें हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड। वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जो भी आपका बर्थ रेट आप चेक करते हो, या फिर डेथ रेट से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स होती है, या फिर मैरिज है, डाइवोर्स है ना। सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड। कैसे हम वाइटल स्टैटिस्टिक को ऑब्टेन करते हैं? और वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये होते हैं। मैम फिर लिस्ट ऑफ सैंपल क्या होगा?
लिस्ट ऑफ सैंपल आपका सैंपल ही आएगा, ये चीज, ये आएगी आपकी लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, है ना, और ये हो जाएगा आपका लिस्ट ऑफ सैंपल। जो एक्चुअल सैंपल्स होंगे आपके, उसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो लिस्ट ऑफ सैंपल्स है, बस। ठीक है राजेश? हाय अली, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन करेंगे हम? वेरी गुड, राजेश ने आंसर बताया। देखो मैंने आपको क्लास में ही बताया था, सेंसस मेथड, है ना। सेंसस मेथड मतलब क्या होता है, जब आप एक एक पॉपुलेशन में जो एक एक यूनिट है सबसे जाकर डेटा कलेक्ट करते हो। एक होता है सर्वे मेथड जहां पर आप सैंपल लेते हो, और एक होता है सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे होता है ना, जब भी आप शादी होती है तो फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर करवाते हैं, है ना, तो उससे हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 3, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड बाय। अगर हमें एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करनी है, सो हम उसे कैसे कलेक्ट करेंगे? वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, सही था। आई होप आप लोगों को ऑडियो क्लियर आ रही होगी। वॉइस थोड़ा अगर लो लग रही होगी तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई थोड़ा सा वॉइस लो हो सकता है आप लोगों को लगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड राजेश, वेरी गुड, सही था। हरिंद्र आपने सही बोला है, लेकिन देखो, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा होता है वो कलेक्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। डायरेक्टरेट वर्ड का हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, बट स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, दोनों लेवल पर हम इसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों लेवल पर कलेक्ट किया जाता है डेटा। एक सेकेंड, इसका आंसर बी होना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए जो हमारे पास डिपार्टमेंट बनाया गया है उसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है ना। सो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो हम वर्ड यूज नहीं करते हैं, हालांकि दोनों का मीनिंग सेम है एक तरीके से, बट डिपार्टमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, तो मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ओके, इसका आंसर बी है। ठीक है, गुड इवनिंग अंसारी। सिस्टमैटिक, हाँ, स्टेट ही करेगा हरेंद्र, करेक्ट। स्टेट डेटा कलेक्ट करेगा, देन उसके बाद वो नेशनल को, नेशनल, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो नेशनल लेवल पे एनएसओ बनाई गई है, वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, हम उसे भी पढ़ेंगे, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्टेट लेवल पर, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4, अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग याद है आपको, एवरी nth नंबर,
ऐसी जो सैम्पलिंग होती है, सपोज आपने कह दिया एवरी 5 नंबर, एवरी 10 नंबर, एवरी 15 नंबर, है ना, तो ऐसी टाइप की जो सैम्पलिंग होती है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। कब नहीं देती रिजल्ट्स अच्छे? जब आपने जो वेरिएशन है यूनिट्स में वो पीरियोडिक है, मतलब कि हर कुछ टाइम बाद जो वेरिएशंस हो रही हैं वो आपके डेटा में आ जा रही हैं। वेरिएशंस का मतलब है आपने बोला एवरी फिफ्थ, बट एवरी फिफ्थ में आपको लेना चाहिए 5, 10, 15। आप 5 ले रहे हैं, फिर 12 ले रहे हैं, तो एवरी 5 तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे। आपने एवरी 5 सिर्फ शुरू में फॉलो किया, फिर आपने सेम पैटर्न फॉलो नहीं किया, है ना। फिर इसीलिए हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर वेरिएशन होगी हमारी यूनिट्स में। फोर्थ सेकंड पॉइंट कह रहा है यूनिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स आर कोरिलेटेड, यानी कि अगर कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में तब भी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपको सही रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोरिलेशन है तो फिर आप उसे सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चूज कर सकते हो, सिस्टमैटिक तरीके से उसका सैंपल आप नहीं ले पाओगे, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय डेटा प्रोसेसिंग? व्हाट इज मेंट बाय डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा की शुरुआत से लेकर एंड तक की पूरी प्रोसीजर, है ना। डेटा को लेकर आना मतलब कलेक्शन करना डेटा का, उसमें से भी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने लिए निकालना, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, ये सभी आपका डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। तो तीनों चीजें आपके डेटा प्रोसेसिंग में आएंगी, इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द एक्यूरेसी। अगर मैं सैंपल साइज इंक्रीज कर दूंगी तो मेरी एक्यूरेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास में भी बताया था, सैटरडे ही मैंने आपको ये चीज बताई थी, है ना। तो चलिए ठीक से पढ़कर मुझे आंसर दीजिए इस चीज का। इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द एक्यूरेसी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था ना कि सैंपल साइज अगर ज्यादा होता है तो हमारी एक्यूरेसी आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। वहीं अगर सैंपल साइज ज्यादा होता है तो ऐसे में हमारा सैंपल एरर कम होता है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन ए। नो रोहित, एक्यूरेसी को रिड्यूस नहीं करेगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। जितना बड़ा हमारा सैंपल साइज होता है उतने एरर कम होते हैं। सैटरडे वाली क्लास में हमने क्वेश्चन में एरर लिखा था, क्वेश्चन चेंज किया है मैंने, यहाँ पर मैंने एरर की जगह पर एक्यूरेसी लिख दिया। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद, स्टैटिस्टिक्स किस डेटा से कंसर्न्ड होता है? सोच समझ के आंसर देना, गलती मत करना। मैंने आपको मीनिंग भी कराया है ना, लिमिटेशंस भी कराई हैं, दोनों चीज कराई हैं। तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। आप लोग मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग जो हैं बोथ वाले जो आंसर्स होते हैं या फिर जिसमें ऑल ऑफ द अबव होता है उसकी तरफ इतना ज्यादा क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप गलत आंसर कर बैठते हैं? बताइए, इतना क्यों अट्रैक्ट होना होता है आपको?
इतना ज्यादा क्यों अट्रैक्ट होना होता है आपको, है ऐसे ऑप्शंस देखकर? बोथ। मैंने आप लोगों को लिमिटेशंस नहीं करवाई क्या? लिमिटेशंस में मैंने बताया था ना कि स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं। स्टैटिस्टिक इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डेटा। तो फिर आप लोग सी आंसर क्यों कर रहे हो? क्या फायदा आप लोगों के लिए क्लासेस रखने का जब आप लोगों को गलत आंसर करना है? ऐसा तो नहीं है कि ये चीज मैंने पढ़ाई नहीं हो, पढ़ाई हुई चीज है, फिर भी आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत चीज है। क्वेश्चन 8 को रहने दीजिए। क्वेश्चन 8 का कंसेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, जो दो लॉ होते हैं हमारे पास, लॉ ऑफ इनर्शिया और स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, वो हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए भी हम क्वेश्चन नंबर 8 को इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं नेक्स्ट सेशन में लाऊंगी जब हम दोनों लॉस को भी एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है? वैसे फायदा तो हो नहीं रहा है आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अगर हम एमसीक्यूज दे रहे हैं तो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे गलत आंसर्स कर रहे हैं। तो आई थिंक आपके लिए वही सही है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको दे दी जाए और उसी में 2-4 एमसीक्यूज करा दें एंड दैट्स इनफ। इतना अच्छा क्वालिटी यहाँ पर आपको देने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों से इतना नहीं होता है कि आप एक बार पढ़ लें, रिवाइज करके आ जाए। बेसिक क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं आप, और एएसओ एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता है स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड टुडे। व्हाई इज रैंडम सैम्पलिंग प्रिफर्ड? क्यों हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं? रैंडम सैम्पलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि उसे करना आसान है, इजी टू ड्रॉ। रैंडम सैम्पलिंग में जो रिजल्ट्स आते हैं वो वैलिड होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या पॉपुलर मेथड है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या रैंडम सैम्पलिंग में कोई एरर्स ही नहीं होते? बताइए, व्हाई इज रैंडम सैम्पलिंग प्रिफर्ड? हम रैंडम सैम्पलिंग क्यों प्रेफर करते हैं? रैंडम सैम्पलिंग हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग से हमें वैलिड रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने जो सैंपल्स लिए हैं उन सबके इक्वल चांसेस सेलेक्ट होने के। सो वो सभी सैंपल्स हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? इसीलिए वो हमें क्या देगा? हमें वैलिड रिजल्ट देगा। ओके, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामीटर? मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास में बताया था कि जब हम सैंपल का मीन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था। और जब हम पॉपुलेशन का मीन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैंने दोनों टर्म्स आपको लिखवाए थे, किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। वेरी गुड। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर एक पॉपुलेशन मीन है। सैंपल का जो मीन होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें तो याद करने जैसा भी कुछ नहीं है। एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन मीन, पैरामीटर। पॉपुलेशन की मीन को क्या कहा जाता है? पैरामीटर। तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। वेरी गुड हरिंद्र। हाँ जी। क्वेश्चन 11, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं, हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं वो हम किसके बारे में बनाते हैं? हम बताओ मुझे, हाइपोथेसिस जो हम बनाएंगे वो हम किसके, किसको लेकर बनाएंगे? पॉपुलेशन को लेकर बनाएंगे या फिर हम सैंपल को लेकर बनाएंगे?
हाइपोथेसिस हम किसको लेकर बनाएंगे? आप अपने पास जब कोई प्रॉब्लम देखते हो, है ना, उसके बेसिस पर एक स्टेटमेंट बनाते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो। सो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बताता है आपको पैरामीटर के बारे में, यानी कि पॉपुलेशन का जो आप मीन निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको कौन बताता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बताता है, एक तरीके का स्टेटमेंट है, ठीक है, अबाउट दी पैरामीटर। ओके, अबाउट दी पैरामीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स? चलो भाई, इसमें तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सब लोग सही आंसर दें थोड़ा सा। नॉट द पार्ट ऑफ, इनमें से कौन सा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है? हरेंद्र, पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। तो वो स्टेटमेंट किसके बारे में होता है, ये पूछा है। तो हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम पूरे पॉपुलेशन के बेस पर बनाते हैं और फिर उसको प्रूव करने के लिए हम सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, है ना। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको पैरामीटर के बारे में बताता है। पैरामीटर क्या होता है? पॉपुलेशन का मीन होता है ना। तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 का आंसर दे रहे हैं बच्चे डी। वेरी गुड। स्टैटिस्टिक्स में प्रेजेंटेशन आता है, एनालिसिस आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, बट अपॉइंटमेंट ऑफ डेटा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन 13, collection of methods that enables us in making decisions about a population based on sample results is known as? A collection of methods that enables us in making decisions about a population based on sample results. Results. इनमें से कौन सा वर्ड है जो रिजल्ट के बारे में आपको बताता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है इसमें से? कौन सा टॉपिक पढ़ाया है? मेथड कलेक्शन का, जब हम डेटा कलेक्शन का ऐसा मेथड जो हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, ठीक है, एक पॉपुलेशन के बारे में बेस्ड ऑन अ सैंपल। तो हम यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं। हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया अपने पॉपुलेशन से, उसके आधार पर जब हम रिजल्ट्स ले रहे हैं, जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं, टर्म बताए थे मैंने आपको, कीवर्ड है यहाँ पर रिजल्ट। तो रिजल्ट कीवर्ड किसका कीवर्ड है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कीवर्ड है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, सही था। क्वेश्चन 14, the collection of original data by the investigator himself is known as? The collection of original data by the investigator himself. जब आप खुद से अपना सारा डेटा इकट्ठा करते हैं तो उस मेथड को क्या कहा जाता है? फर्स्ट टाइम डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, अपने मेहनत से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटा बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज अ प्राइमरी डेटा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। Persons who go to the respondents and gather information from them through pre-designed schedules बनाकर, यानी कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाकर
जब हम एक रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं सवाल पूछने और उन सवालों का जवाब लेने, तो हम कौन हैं? क्या हम रिसर्चर हैं? क्या हम इन्यूमरेटर हैं? क्या हम सिस्टम एनालिस्ट हैं? क्या हम डेटा माइनर हैं? क्या वर्ड यूज किया जाता है? देखो, मुझे पता था कई बच्चे यहाँ पे इन्यूमरेटर आंसर करेंगे, रिसर्चर आंसर करेंगे। आंसर इज इन्यूमरेटर, है ना। रिसर्चर इज अ पर्सन जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा प्रोसेस फॉलो करता है। इन्यूमरेटर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करना। इन्यूमरेटर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन। रिसर्चर जो होता है वो स्टार्टिंग से लेकर हाइपोथेसिस बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, प्रॉब्लम देखना, है ना, ये सारी चीजें, फिर डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करना, ये सारी चीजें करना रिसर्चर का काम है। उसमें से एक छोटा सा पार्ट होता है डेटा कलेक्शन, वो इन्यूमरेटर करता है। तो ये डिफरेंस है आपके रिसर्चर और इन्यूमरेटर में। गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। नो प्रियंका, डेटा माइनर नहीं होगा, ठीक है। Enumerator will be the correct answer. Question 16. The collection of data compiled by someone else. Someone else other than the user. किसी और ने आपके डेटा को इकट्ठा किया और आपने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया हुआ डेटा यूज किया। होता है ना, बुक से कभी हम डेटा ले लेते हैं, कभी हम किसी न्यूज़पेपर से ले लेते हैं। डेटा किसी और ने इकट्ठा किया, आपने इकट्ठा नहीं किया, आपने कलेक्ट नहीं किया, किसी पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स से आपने उस डेटा को लिया, तो इसे हम कौन सा टाइप का डेटा कहते हैं? वेरी गुड राजेश, वेरी गुड। ये कौन से टाइप का डेटा है आपका? सेकेंडरी डेटा। कौन से टाइप का डेटा है? सेकेंडरी डेटा, ठीक है। क्वेश्चन 17. द प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन टेबुलर फॉर्म इज। The presentation of classified data in tabular form is. मैथमेटिक्स की क्लासेस। देखो, यूकेपीएससी का जो कोर्स है उसमें आपको पेपर 1 का स्टैट्स मिलेगा और पेपर 2 में कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर आप हैं तो उसकी सारी यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है। पेपर 1 में आपका सिर्फ स्टैट्स मिलेगा और हिंदी, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस अभी नहीं है, पर शायद कुछ टाइम में आपको अपलोड हम करके देंगे, कुछ टाइम में आपको हम अपलोड करके देंगे, ठीक है। देखो, डेटा प्रेजेंटेशन लास्ट स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं हो, और इम्पॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हाँ इंपॉर्टेंट है, बट ये इससे भी ज्यादा जो वैलिड आंसर इसका बनता है दैट इज ऑप्शन बी। ये एक एलिमेंट्री स्टेप है। एलिमेंट्री मतलब एक बेसिक स्टेप है। जब भी आप अपने डेटा को टेबुलेशन फॉर्म में क्या करते हो, बनाकर देते हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। तो अगर आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में दे रहे हो तो वो एक एलिमेंट्री स्टेप है, यानी कि बेसिक स्टेप है और बिगिनिंग का स्टेप है जो कि आपको करना चाहिए ताकि आपका डेटा प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लगे, है ना, इसके लिए। तो ज्यादा सही एप्रोप्रिएट इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग द सैंपल्स आर ड्रॉन। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब nth सैम्पलिंग। nth सैम्पलिंग यानी कि अगर मैं ले रही हूं एवरी थर्ड,
मेरे पास अगर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एवरी थर्ड, पहला मैंने चूज किया 2, मैंने पहला सैंपल चूज किया 2, उसके बाद एवरी थर्ड यानी कि 1 2 3 यानी कि क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 1 2 3 8, फिर क्या आ जाएगा 11, है ना, और ऐसे करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। मुझे बताओ क्या ये सैंपल कहीं भी ओवरलैप कर रहा है? क्या ये सैंपल कहीं भी ओवरलैप कर रहा है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे। इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग द सैंपल्स ड्रॉन, जो सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या वो ओवरलैप करता है? वेरी गुड, इट विल नॉट ओवरलैप, है ना, आर नॉट ओवरलैपिंग, वो ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, ओवरलैप नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन 19, इनमें से कौन से टाइप ऑफ सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज के बेस पर अपना डेटा कलेक्ट करता है रेदर देन रैंडम सिलेक्शन? यानी कि यहाँ पर जो आपको सैम्पलिंग मेथड चूज करना है इट विल बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सो नॉन प्रोबेबिलिटी में से आप कौन सी सैम्पलिंग लेंगे जिसमें आपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर दिया, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को और क्वालिटीज को? बताओ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। आपको इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेनी है, यानी कि स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमैटिक तो कहीं से आंसर नहीं बनेगा, या तो कन्वीनियंस बनेगा या तो पर्पजिव बनेगा। कन्वीनियंस होती है जो आपकी सहूलियत के हिसाब से ज्यादा पास होती है, पर्पजिव होती है जहां पर आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर या किसी क्वालिटी के बेस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं, जहां पर एक पर्पज होता है आपका प्री डिफाइंड, है ना। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। वेरी गुड सईदा, वेरी गुड वेरी गुड। और आज की क्वेश्चन में आज के सेशन में आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कैरेक्टर नहीं है, कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फीचर नहीं है, ये आपसे पूछा है। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का? जो पॉजिटिव है वही आपको सेलेक्ट करना है, जो नेगेटिव है आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, नॉट पूछा है ना, हाँ नॉट पूछा है तो नॉट से मिलता जुलता नेगेटिव सेंटेंस सेलेक्ट करोगे, वही आपका आंसर होगा। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फ्रेम्स लेते हैं हम उसमें, हाँ जी लेते हैं। क्या हमारे पास सैंपल सिलेक्शन करने का एक प्रोसीजर होता है? बिल्कुल होता है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर, क्या ऐसा है कि हम कोई एरर फाइंड कर ही नहीं सकते? ये तो गलत है, हम तो एरर फाइंड कर सकते हैं। बायस्ड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए बायस्ड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो सी और डी आपका कैरेक्टर नहीं होगा फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड सहिता, वेरी गुड राजेश, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, वेरी गुड। सो ये था आपका सेशन आज का। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं,
डिटेल क्लासेस हमारी ऑलरेडी ऐप पर लॉन्च हो चुकी है। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।